अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल को बेशुमार संगीन और पेचीदा मसाइल का सामना है, जिनकी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हर हुकूमत को ये मसाइल विरसे में ही मिले हैं। लेकिन अब इनका हल एक मुश्किल लेकिन इंतहाई काबिल हुसूल काम है। ये चैलेंजेस बदइंतज़ामी से लेकर बिजली के शुबे में फैसला साजी में ताख़ीर की वजह से भी हैं। ये मसाइल ऐसे हैं कि हर हुकूमत के लिए दर्द सर बने रहते हैं, क्योंकि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क एक साल के दौरान 500 अरब रुपए से ज़्यादा की पाकिस्तान में सिर्फ चोरी होती है, जबकि इस शुबे का गर्दिशी कर्जा भी 2300 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। अब पावर सेक्टर में IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो भी हुकूमत के लिए एक दर्द सर है। 2015 में तय टैरिफ के मुताबिक औसत कैपेसिटी टैरिफ जो था वो तकरीबन 2.78 रुपए फी यूनिट था, लेकिन अब 2015 की पावर पॉलिसी के तहत नए पावर प्लांट्स इजाफे के साथ आइंदा माली साल 2025 के लिए कैपेसिटी टैरिफ जो है वो बढ़कर 18.39 रुपए फी यूनिट हो गया है। कुल कैपेसिटी पेमेंट की अगर बात की जाए तो IPPs के बाद, नई IPPs के बाद कैपेसिटी पेमेंट में तकरीबन 2142 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ना सिर्फ ये बल्कि डॉन की ही एक खबर है कि IPPs ने जितना फ्यूल मंगवाया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी अलग से हासिल की। अब IPPs ने प्लांट्स की देखभाल की मद में भी अरबों रुपए वसूल किए, जबकि जितनी रकम वसूल की गई प्लांट्स की देखभाल पर उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। IPPs हुकूमत के दबाव के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट भी नहीं करवा रही, लेकिन अब हुकूमत ने IPPs की ये जो मामलात है उनका हल निकालने की कोशिश की और इस बात का ऐलान गुज़श्ता माह वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी ने हमारे ही शो में किया था। शहबाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम इस बात की एफर्ट को ड्राइव कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री को कह के और मुझे कह के कि हम लोग इन जो फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स हैं इनका हिसाब किताब करके एक ही दफा इनको फारिग करें अपने सिस्टम में से। सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए की पेमेंट्स इन कंपनियों को की जाती है, जिसका मतलब है कि आपका फी यूनिट, अगर 1 अरब यूनिट हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है, 50 पैसे फी यूनिट का पूरे मुल्क का रेट कम हो सकता है। और अब एक बड़ी पेशरफ्त ये हुआ है कि 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4 आज़ाद इदारों IPPs और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए एक IPP के मालिकान से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि वो रजाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहदे मनसूख कर दें। इन 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूर IPPs को तासलाहियत के हिसाब से 139 अरब रुपए की अदायगी 139 से 150 अरब की अदायगी नहीं करेगी। इन 5 इदारों के मालिकान से यह भी कहा गया है कि हुकूमत मज़कूर IPPs को सलाहियत की अदायगी और एक्विटी पर वापसी की सूरत में पहले ही इजाफी अदायगियां कर चुकी है, जबकि IPPs के कर्जे भी चुका दिए गए हैं। इस हवाले से एक IPP के मालिक ने टास्क फोर्स के अहम ओहदेदारों को जवाब दिया कि अगर 55 अरब रुपए अदा करे उन्हें हुकूमत, तो वो ना सिर्फ मुआहदा ख़त्म करने बल्कि प्लांट हुकूमत के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस IPP के मालिक को यह बता दिया गया है कि उन्हें मज़कूरा रकम अदा की जाएगी और ना प्लांट का कंट्रोल लिया जाएगा। उनके पास वाहिद ऑप्शन जो है वो मुआहदा ख़त्म करना ही है। मालिकान से यह भी कहा गया कि IPPs 2020 तक 2024 की मुद्दत के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमा चुके हैं और हुकूमत को धोखा देने में भी मुलव्वस है। IPPs और पावर सेक्टर के मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर तवानाई जनाब सरदार उवैस लगारी साहब। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बड़ा एक इंतहाई अहम ये मसला है जो हमने, लेकिन आज एक बड़ा फैसला भी आया, उस पर आपका कमेंट चाहूंगा, फिर हम IPPs पर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जो जारी कर दिया है उसके बाद अब इससे पहले एक नोट भी आया कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मतलब इसके बाद बात तौहीन अदालत तक भी जा सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत साफ इनकार कर चुकी है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तकरीबन मुल्क में क्रिएट होने जा रहे हैं। लगारी साहब जी, आदिल भाई, बड़ी बदकिस्मती है कि जब मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 30-32% से 9% पे आ चुकी हो, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा हो, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पावर्स पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हों, आप 3 साल के IMF के प्रोग्राम की अंदर एंटर होने की वर्ज के ऊपर हों, आपकी बिजनेसेस फ्लरिश करना शुरू हो रही हों, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हो,
पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेस मिल रही हो। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान के बैंकों से कर्जे लेने को ना की है क्योंकि हमारे पास इस वक्त फिस्कल स्पेस है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 9 मुकद्दस गाय इन पाकिस्तान का अहद कर लिया हो, जिसके तहत IPPs के साथ भी बातचीत हो रही हो, जिसके तहत FBR के अंदर पहली दफ़ा पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हों जिन पॉलिसीज़ के अंदर आपको नॉन टैक्स पेयर्स को अब प्रॉपर्टी ख़रीदना, गाड़ी ख़रीदना और बैंक अकाउंट भी ना रखने के हालात पैदा किए जा रहे हों। वहाँ एक आइनी बहरान क्रिएट करने की कोशिश पता नहीं किसने की, किसने नहीं हुई, लेकिन इस फैसले ने वो हालात ज़रूर पैदा कर लिए जिसके अंदर मज़ीद इसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से इसकी तशरीह की ज़रूरत है। इस फैसले के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी गई हैं। किसको फ़ायदा पहुंचा, किस सियासी जमात को जिसने मांगी ही नहीं थी सीटें दी गई, किस कानून के तहत दी गई, किस कानून का जिक्र किया गया या नहीं किया गया, वो कौन सी कवानीन की और आइन की शिकें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला आया, इसका इस फैसले से नहीं मालूम होता। ये तो वो जो हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करने का आर्टिकल 63A का आपको याद होगा एक फ़ैसला जिसके अंदर आइन की एक खुद ही उसी कोर्ट ने अपने दिए गए पहले वाले फैसलों को कॉन्ट्रडिक्ट करके एक फ़ैसला दिया था। ये तो उसकी याद ताज़ा हो गई है। तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक कन्फ्यूजन है जो मेरे ख्याल में हमारी जो अपीलें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक फुल कोर्ट के ज़रिए उन अपीलों के ज़रिए जी वो नज़रसानी की अपील है उसके ज़रिए ही ये बहरान हल हो सकता है। आइनी और कानूनी तौर के ऊपर इसी कोर्ट की मेरे ख्याल में ज़िम्मेवारी बनती है कि पाकिस्तान की इस किस्म की कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई है उसको क्लैरिफाई करे। और एक और भी बहुत बदकिस्मती हुई है, हमारा इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन का क्या रिएक्शन आया है, उसको किस तरह ब्लेम किया गया। फिर पार्लियामान हमारा एक स्टेट का एक पिलर है बाकायदा, उस पार्लियामान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीजन जो है, कानून कौन सा एग्जिस्ट करता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर सीटों का तयन किया जाएगा, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। तो ये चीज़ें फुल कोर्ट के एक अल्लाह करे एज सून एज पॉसिबल कोर्ट इसको फुल कोर्ट के ज़रिए इन तमाम चीज़ों की तशरीह करके और इसको क्लैरिफाई करे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लगाई साहब एक सिंपल सा अगर जवाब दे दें कि जब तक ये तशरीह नहीं होती तो हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी इस फैसले पर। देखिए जी, पार्लियामान ने तो बड़ी क्लियरली जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि उस सीटों का तयन किस तरह होना चाहिए, किस कानून के ज़रिए होना चाहिए, वो तो आज जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़ी क्लियरली तशरीह की है। और स्पीकर साहब जो इस ऐवान के कस्टोडियन हैं उन्होंने भी अपना जो डिसीजन है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत उसको इंटरप्रेट करके अपना फैसला सुनाया है। ठीक, अच्छा लगारी साहब आते हैं जो असल हमारा टॉपिक है IPPs, ना सिर्फ असल टॉपिक बल्कि एक दर्द सर है आपकी गवर्नमेंट के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। अब ये बताइएगा जो IPPs के साथ ये जो 5 IPPs से बात की गई है और ये जो बात हो रही है कि ये फॉरेंसिक क्यों नहीं होने दे रहे हैं ये IPPs जो हैं, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है इस पर? आदिल भाई, मैंने पहले दिन से ये स्टांस लिया था। ये जिस वक्त IPPs का मामला उठा था मीडिया के अंदर, मैंने पहले दिन से आप लोगों के सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके 2 महीने पहले से ही हुकूमत ने एक तफसीली जायज़ा हर पावर प्लांट का जो एग्जिस्ट करता है हमारी जनरेशन कैपेसिटी में, उसका तफसीली जायज़ा लेना शुरू किया। हर प्लांट के अपने हालात हैं, हर प्लांट के अपने कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, ऑब्लिगेशन है, उसने इतना एक रिटर्न कमाया हुआ है, उसने किन कंडीशंस के ऊपर किस पॉलिसी के तहत ये प्लांट लगाया। हमने उस तमाम चीज़ों का जायज़ा बड़ी तफसील से लिया है और हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी इन प्लांट्स के साथ एक अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि इस गुफ्तो शनीद के अंदर जो हकाइक के ऊपर मबनी है और हमारे पाकिस्तान के हकूक, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके हकूक हासिल करने के लिए गुफ्तगू ये की जा रही है, कीमतों को कम करने के लिए की जा रही है,
उसके अंदर ये एक खुशाइंद बात ज़रूर है कि दोनों पार्टीज़, बिजली ख़रीदने वाला और बिजली बेचने वाला, इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और इस बात की एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हालात जो इस वक्त मौजूद हैं इनका ये आइंदा नहीं चल सकते, इसको तब्दील होना होगा और बेहतरी के लिए होना होगा, कंज्यूमर के लिए बेहतरी होने। अगर ये हालात रहे तो बिजली का बिल देने वाला कोई नहीं होगा, तो इन्होंने जिनके प्लांट्स हैं उन्होंने प्लांट्स रख के क्या करना है, उसका अचार बनाना है। तो ये बड़ी क्लैरिटी है और हर एक के अंदर है और इंशाल्लाह हम लोग कन्विंस उनको करेंगे। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की उसकी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कन्विंस करेंगे ताकि ना पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ख़राब हो और ना ये लोग हमें कोई इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को कोई एक्सप्लॉइट कर सके। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर हो रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 94 या 2002 पॉलिसी के नहीं हो रहे, हमने तमाम प्लांट्स के साथ किया है। हुकूमत की जो ओनरशिप के अंदर प्लांट्स हैं, चाहे वो वापडा के हैं या जेनकोज हैं या गैस के प्लांट्स हैं या कायदे आज़म सोलर है या बलोकी है या हवेली बहादुर शाह है या न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हम उन तमाम के साथ जो हुकूमत के प्लांट्स जो मुनाफा कमा रहे हैं उनको भी अपनी इस मुनाफे को रिवाइज करना होगा, क्योंकि मामला अब मुल्क का है, मामला एक महंगी बिजली होने का है जिसकी वजह से हमारी मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि ये एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा। ये मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं तो नहीं ये कर दूंगा, जिस तरह लोग डिमांड कर रहे थे इसको ये कर दो वो कर दो, उस तरह नहीं। हमने एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक मैनेजर्स की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसको डील किया है और इंशाल्लाह चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट आप देखेंगे बिजली के सिलसिले में। ठीक, ये जो उवैस लग़ारी साहब जो आपने कहा रिस्पॉन्सिबल तरीके से, मैं उसी जाने पाऊंगा कि देखें वी हैव सफर्ड, जो रेकोडेक वाला मामला है वो हमें पता है। तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि ये कंपनियां जो हैं ये फिर जाके अदालतों में ना घसीटें रियासत पाकिस्तान को? क्यों अदालतों में घसीटेंगी जी? जब म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा तो क्यों घसीटेंगी? और घसीटेंगी तो इस मुल्क का भी नुकसान करेंगी और अपना उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा नुकसान करेंगी। हमने हर कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी हर पेचीदगी को, कभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी तफसील से, हर एंगल से, उसकी इक्विटी की प्रॉफिटेबिलिटी से, उसकी ओएनएम से, उसकी फिक्स्ड ओएनएम होना, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी होना, कितना गुना पैसा कमाया जा चुका हुआ है, जब प्लांट रिटायर होगा तो किसके पास होगा, किस कीमत के ऊपर होगा, उस प्लांट को अपनी ऑब्लिगेशंस जो पिछले 20-25 साल में जिन शराइत के ऊपर अमल दरामद करना था, क्या उसने किया या नहीं किया, कहाँ कहाँ वायलेशंस की। ये तो फिर अगर कोई कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फिर हर चीज़ को सामने लेके उसका फोरेंसिक ऑडिट का भी किसी ने इसको मुझे डिनाई ना कोई कर सकता है ना किया है। पाकिस्तान की हुकूमत जिस मरहले के ऊपर चाहेगी फोरेंसिक ऑडिट उसका करेगी और इस बैनुल अक़वामी पूरी एनवायरनमेंट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो हमें अपने ही प्लांट्स का फोरेंसिक ऑडिट करने से रोक सके। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, दूसरा ये बताइएगा, एक आम पाकिस्तानी के उस नुक्ते नज़र से मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर जो आप कह रहे हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे इनसे म्यूचुअल कॉन्सेंट और उसके साथ मामला तय पा जाएंगे, तो क्या बिजली की कीमत पर फर्क कितना पड़ेगा और कितने अरसे में पड़ेगा? सर मुख्तलिफ फ़र्क पड़ेगा, हर प्लांट का एक अपना इम्पैक्ट है। कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर मुख्तलिफ है, एनर्जी पेमेंट के ऊपर मुख्तलिफ है। जब सबसे ज़्यादा महंगे प्लांट ख़त्म होंगे तो उनका जो सिस्टम में आने के बजाय ज़्यादा सस्ते प्लांट ज़्यादा चलेंगे, उसकी वजह से एक और इम्पैक्ट आएगा। तो मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ है। आप अगर 5 प्लांट्स को, जिनको कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमारे सिस्टम में, उनको निकालने का कितने पैसे का फ़र्क पड़ता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम टेक और पे कर रहे हैं, उसको टेक एंड पे यानी जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसकी पेमेंट उनको नहीं देंगे।
उसकी बेसिस के ऊपर उनका अलग इम्पैक्ट है। हमारे जो सीपैक के प्लांट्स आए हैं हमारे इस पूरे सिस्टम में, उनकी जब डेट रीप्रोफाइलिंग जिसका बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर माशाल्लाह काम जारी और सारी है, जब वो होगा तो 3-3.5 रुपए का और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट है मुख्तलिफ। ROE जो तो हुकूमत के प्लांट्स हैं उनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को कम किया जाए और हुकूमत पैसे ना बनाए और वो चीज़ आवाम के साथ शेयर करे तो उसका ₹1.25 ₹1.5 के करीब क्या पता यूनिट के ऊपर फ़र्क पड़ जाए। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से हमें कमी मौसूल होगी हम उसको रियलाइज़ करेंगे और अपनी आवाम की बेहतरी के लिए ट्रांसलेट करके बिजली की कीमतों को कम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, एक और जो सरदार साहब जो अहम मामला है IPPs के अलावा वो ऑब्वियसली पावर थेफ्ट है, बिजली चोरी है, और इस पर आपने बड़ा क्लियर स्टांस लिया था हमारे ही प्रोग्रामों में और आपने बड़ा खुल के कहा था कि अंदर के लोग मुलव्विस हैं और उन सब को ढूंढ ढूंढ कर सजाएं भी दी जाएंगी। फिर आपने ये भी कहा था कि हर एक ट्रांसफार्मर पर जो है उसकी बाकायदा मीटरिंग होगी और अगर वहां पर लॉसेज हों तो मुत्तालिका जो SDO है या XCN है उसके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज की जाएगी। वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट? ट्रांसफार्मर्स की ऑटोमेशन और हर ट्रांसफार्मर को बाकायदा मीटर के ऊपर लगाना पूरे पाकिस्तान में, ये इसकी हमने तकरीबन फंडिंग सिक्योर कर ली है और ये तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाला पब्लिक डोमेन में, जो प्राइवेट किसी का ट्रांसफार्मर होता है वो नहीं, जो पब्लिक ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह मीटर्ड और पीछे से रिमोट कंट्रोल के साथ ऑन ऑफ करने की सलाहियत रखने वाले हो जाएंगे, जिसके ज़रिए आप पूरे फीडर्स को बंद नहीं करेंगे, आप हर ट्रांसफार्मर को बंद कर सकेंगे उसकी चोरी के हुजम के मुताबिक। दूसरा, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड्स ने बहुत अच्छा काम शुरुआत कर ली है, वो आप फुल स्विंग के अंदर हैं। ह्यूमन रिसोर्स उनको कितनी चाहिए, उनके बाकायदा पिछले 2 महीने के अंदर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने हैं, सितंबर के महीने की एंड तक आपको रिपोर्ट भी उसकी हम शाया करेंगे, वो पिछले साल के 3 महीनों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर कम चोरी हुई है। सवाए खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के अंदर जहां हमने वहां के वज़ीर आला के इसरार के बाद कुछ चोरी वाले फीडर्स को 80-85 फीडर्स को खुला रखा ताकि उनको खुद एहसास हो और चोरी वो कम करें। उन्होंने चोरी कम नहीं की, चोरी में इजाफा किया। फिर हमने उनके फीडर्स को दोबारा बंद करना शुरू कर दिया। वहाँ तकरीबन 2-3 अरब रुपए का हुजम चोरी का बड़ा है, लेकिन बाकी हर जगह हर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी के अंदर न सिर्फ ओवर बिलिंग कम हुई है बल्कि चोरी की भी कमी आई है। और इंशाल्लाह इस साल ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा साल होगा जहां हम बेहतरी की तरफ चलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे और हमारे रिफॉर्म्स का असर आना शुरू हो जाएगा। सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज जो तफसीली फैसला आया उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी का तफसीली इंटरव्यू आपने सुना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त PTI ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए अपने अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। खवातीन और मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई सवालात उठाए। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो गई थी। फैसले में बताया गया कि रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से
मुतसादिम है। रूल 94 मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार से मुतालिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जुमात उससे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। अदालत ने फैसले में मजीद तहरीर किया कि पार्लियामेंट में मुतनाज़ा तौर पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अराकीन कौमी और सूबाई असम्बलियों के नोटिफिकेशन 6 मई 2024 से मनसूख किए जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला करने की बजाय आइन के आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 4 और 8 के तहत इस मामले को वापस इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत देते हुए यह भी कहा कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई की अक्सरियत फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया और जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक़लियती फैसला जारी करते हुए कहा था कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जुमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा, जबकि पीटीआई मौजूदा केस में फरीक ही नहीं थी। उसे रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। दोनों जजेस ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद तहरीर किया कि किसी अदालती कार्रवाई में यह एतराज़ नहीं उठाया गया कि अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक भी पीटीआई फरीक नहीं थी। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तिलाफी नोट में कहा गया था कि पीटीआई या उसके किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन इस हकीकत के पेश नज़र दरख्वास्तें इंतखाबी कार्रवाई का तसलसल है, इसलिए अदालत कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का मामला देख सकती है। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने वाले दिन तक कोई और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत ने कई सवालात उठा दिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली दोनों तरामीम कानून की सूरत में मौजूद हैं। 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द अमल में इसे जमहूरियत की मजबूती के लिए अहम फैसला करार दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक जिस पार्टी के जितने उम्मीदवार जीते हैं उसको इतनी सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के अरकान के नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। आपको बताते चले नाज़रीन कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में
पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने 6 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कौमी असम्बली और सेनेट से इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर किया था, जिसके मुताबिक किसी सियासी जमात की वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया था कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीम के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से पहले पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। तरमीम में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल होंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जजेस कमेटी के इजलास में केस की समाअत का फैसला किया गया। इजलास में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल होंगी। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की तारीख बाद में दी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से उन्होंने इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को ख़त लिखा, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सवालात उठाए गए। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये क्यों नोटिफाई किया गया। सवाल ये भी कि कमेटी दोबारा कैसे तश्कील दी गई, इस बारे में कोई वजह नहीं क्यों नहीं बताई गई। और दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से क्यों हटाया गया, और यह भी नहीं बताया गया कि क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया गया, क्यों चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। इन तमाम मामलात पर नाज़रीन बात करेंगे। सीनियर लॉयर राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, मखसूस नशिस्तों का जो तहरीरी फैसला आया काफी तफसीली फैसला है, उस पर अब अमल दरामद तो हुकूमत का मूड नहीं है, उसके बाद क्या होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, इस हवाले से मेरे ख्याल में पहले ही स्पीकर जो है नेशनल असम्बली के, उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और वो उसमें वाजे कर चुके हैं कि आपने वही करना है जो कानून कहता है। चूँकि इस कानून के ज़रिए ना पहले ही इस फैसले को अंडू किया जा चुका है, और पार्लियामेंट का ये इस्तेकाक है, प्रीरोगेटिव है कि वो किसी तरह की भी कानून साजी कर सकती है। उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है और उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, यानी मौसरबा माजी भी हो सकती है और मौसरबा मुस्तकबिल भी हो सकती है। तो इस फैसले को ऑलरेडी अंडू कर दिया गया पार्लियामेंट के एक एक्ट के नतीजे में। तो मैं समझता हूँ कि इसके कोई इस तरह के कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे जिसकी वजह से ये समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन किसी कंटेम्प्ट का शिकार होगा या इस तरह की कोई बात। और इलेक्शन कमीशन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर कर चुका है, वजाहत कर चुका है। और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आज का जो फैसला है ये तो डिटेल जजमेंट है, इसकी आउटलाइंस तो पहले आ गई थी, और जो शॉर्ट ऑर्डर था वो आपके भी सामने है, पूरी कौम देख चुकी है कि किस तरह से आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। मैं समझता हूँ कि उसका आर्टिकल 51 वो 3 दिन का टाइम देता है आज़ाद मेंबर्स को, आज़ाद जो रुकन मुंतखब होते हैं, कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। अब मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस ने कैसे 15 दिन दे दिए। यानी आप देखें, कानून का एक तरीक़ेकार होता है कि अब एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूं आपको कि लिमिटेशन एक्ट है कि जी आपने 30 दिन के अंदर एक अपील करनी होती है सिविल जज के फैसले के खिलाफ बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन आप 35 दिन के अंदर फाइल करते हैं अगर, तो 35 ये जो 5 दिन होंगे 30 दिन के बाद के 5 दिन, तो उसके लिए कानून ये कहता है कि ईच एंड एवरी डे इज टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर। तो वो टाइम बार्ड हो जाती है, आपका इस्तेकाक बनता भी हो तो उसे टर्न डाउन किया जाता है इस बुनियाद पे
कि आपकी अपील टाइम बार्ड थी। यहाँ पे कानून, आइन में कानून तो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है विच इज मेड इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, 5 दिन दे दिए गए। दूसरा ये हुआ कि 185 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करती हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और होता यह है कि 185 में अपील मुस्तरद होती है या मंजूर होती है, लेकिन अपील मुस्तरद करके पीटीआई को रिलीफ दिया गया। पीटीआई पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। अच्छा, अगर राजा 12 जुलाई का जो फैसला आया था, आज अब तफसीली फैसला भी आ गया है, रिव्यू अभी तक आपके ख्याल में क्यों नहीं लग पाया? वजह उसकी क्या होगी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि ये रिव्यू जब फाइल किया गया और उसके बाद जब कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो मुत्तफिक थे और वो चाहते थे कि ये रिव्यू जल्द सुना जाए ताकि इस फैसले को देखा जाए, गौर से इस पर गौर खोज किया जाए, इसे डिसाइड किया जाए इस रिव्यू पिटीशन को। लेकिन ये दोनों जो जज साहिबान है, सीनियर जजेस, वो इनकार हो गए, उन्होंने रिव्यू नहीं लगने दी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उससे तरमीम की गई, उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए। तो अब यह है कि एक तो मोस्ट सीनियर प्योनी जज होंगे जो कि सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और दूसरे जज का इंतखाब करना है चीफ जस्टिस ने, उन्होंने इंतखाब किया है। 5वें नंबर के जज हैं जनाब अमीनुद्दीन खान जो उस कमेटी का हिस्सा हैं, और उस कमेटी ने आज जो रिव्यू थी, आप देखिए कि जो 63A है, आर्टिकल 63A, उसे भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो हमजा शहबाज वाले केस में अमेंड कर दिया था, उसे रीराइट कर दिया था कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट्स काउंट नहीं हो सकते। तो वो रिव्यू भी नहीं लग रही थी, तो वो रिव्यू उन्होंने फिक्स कर दी, उसके लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, दूसरा जस्टिस मशाह ने जजेस कमेटी पर एतराज़ात उठाए हैं, जो खत उन्होंने लिखा कि जी उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस उनको, जस्टिस मुनीब साहब, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया। अब ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो अब तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो प्यूनी जज के अलावा किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। देखें, इसमें तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो किस बंदे को लाते हैं उस कमेटी में। वो 5वां हो सकता है, चौथा हो सकता है, कोई भी जज हो सकता है, ये उनका प्रीरोगेटिव है, कानून उन्हें इजाज़त देता है। लिहाजा आप देखें कि बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि जस्टिस मुनीब साहब एक अरसे से ये दोनों असहाब, यानी मैं बड़े अटमोस्ट रेवरेंस और रिस्पेक्ट के साथ अर्ज़ करता हूँ कि ये रोड़े अटका रहे थे कि कुछ अपने जो पिटिशंस यानी उन्हें पसंद नहीं थी या जो भी उनके सामने अपील्स गई वो ना लग सके। और दूसरी तरफ आप देखें कि 12 जुलाई को फैसला आया, 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन वजात मांगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्लैरिफिकेशन मांगता है। वो क्लैरिफिकेशन उस एस्पेक्ट से नहीं दी गई और ना ही वो फौरन डिसाइड की गई उनकी पिटीशन, बल्कि 14 सितंबर को जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बिल लेके आती है या बिल लाने की कोशिश करती है, तरमीमी जो 26वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से, तो उस दिन एक वजात आ गई, उसमें ना तो कागज़ जारी की गई, इसका जवाब कौन देगा, ना ही कहीं पे उस केस पिटीशन की समाअत हुई, ना पार्टीज को नोटिस किया गया और ना ही अनाउंसमेंट के लिए काज लिस्ट में उस केस को डाला गया इस तरह की। और वेबसाइट पे किसकी इजाज़त से उस केस को, उस ऑर्डर को अपलोड किया गया, वो टोटली प्रोसीजर की वायलेशन में ये सारा काम हुआ। तो इसका जवाब कौन देगा? जिस तरह के 9 सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रजिस्ट्रार से पूछे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं और वो जो कुछ भी हुआ कानून की वायलेशन में हुआ और शायद किसी पार्टी, किसी ग्रोह की हमदर्दी में हुआ। राजा खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अमरीकी इंतखाबात पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक सफीर अमरीका में हुसैन हक्कानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी उमूर की बात करेंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात 42 दिन की दूरी पर हैं और इंतखाबी मुहिम से पहले
गहमा गहमी उरूज पर है। मुख्तलिफ सर्वे और पेशन गोइयाँ आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। सदर जो बाइडन के इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले के रोज़ तक राय-ए-आमा के तमाम जायज़ों में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतरी हासिल किए हुए नजर आ रहे थे। जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद के जायज़ों में भी कहा गया था कि कमला हैरिस के आने से भी नताइज में ज़्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं होगी, लेकिन कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के बाद अमरीका के सदर की दौड़ सख्त हो चुकी है और कमला हैरिस ने कौमी सतह के राय-ए-आमा के जायज़ों में अपने हरीफ पर मामूली बरतरी भी हासिल की, जिसे वो ताहाल बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। और सदर जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कौमी पोलिंग में नायब सदर कमला हैरिस को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल हुई थी, जिसे वो बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। अमरीका भर में राय-ए-आमा के जायज़ों की बुनियाद पर सितंबर के वस्त तक डोनाल्ड ट्रंप 45%, जबकि कमला हैरिस को 48% मकबूलियत हासिल है। कमला हैरिस को साबिक अमरीकी सदर पर ना सिर्फ बरतरी हासिल है, बल्कि वो सदारती मुबाहिसे में भी अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल कर चुकी हैं। और एक बार फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 23 अक्टूबर को सदारती मुबाहिसे का चैलेंज दिया है, लेकिन साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस का एक और मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करने से इनकार करते हुए कहा है कि अब बहुत ताखीर हो चुकी है, अब 5 नवंबर को होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले मुबाहिसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन इससे पहले होने वाले मुबाहिसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहिसे में अपनी जीत का दावा करते हुए यह कहा था कि कमला हैरिस एक और बहस चाहती हैं, क्योंकि उन्हें आज रात शिकस्त हुई, लेकिन अब वो एक और मुबाहिसे से खुद कतरा रहे हैं। अमेरिका के हवाले से एक और अहम खबर यह भी आई है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की क्वाड सरबराहान के इजलास में बंद कमरे में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई है, जिसमें अमेरिकी सदर को ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के सरबराहान से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि चीन हमारा इम्तिहान ले रहा है। डॉन अखबार में शाया जो खबर है, जो कि AFP की है, उसके मुताबिक उनका ये तबसरा सरबराही इजलास के एलामिया को कमज़ोर करने का बायस बन सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब वो अपने आबाई इलाके विल्मिंगटन में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से एक अलविदाई सरबराही इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। जो बाइडन का ये कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग दाखिली माशी चैलेंजेस के साथ कुछ सिफारती स्पेस भी हासिल करना चाहते हैं ताकि चीन के मफादात को जारहाना तौर पर आगे बढ़ा सके। उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि वाशिंगटन की तरफ से उठाए जाने वाले हालिया इकदाम, जिसमें शी जिनपिंग के साथ अप्रैल में फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू भी शामिल है, दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की कोशिश है। जो बाइडन के इस खुले तबसरे की गलती ने इजलास के दौरान चारों ममालिक की मुहताज सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी पैदा कर दिया। इजलास के बाद चारों सरबराहान के मुश्तरका बयान में चीन का बराह रास्त जिक्र ना करते हुए अपनी सरहदों पर कशीदगी के हवाले से तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि मशरकी चीन के समंदर में मुतनाज़ा जज़ायर तवील अरसे से जापान और चीन के दरमियान कशीदगी का बायस बन रहे हैं। इंडिया के साथ भी इसी तरह के मामलात हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह के मामलात हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुसन्निफ और पाकिस्तान के अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रेसिडेंशियल इंतखाबात की बात करें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पीछे हैं राय-ए-आमा के जायज़ों की अगर बात की जाए, लेकिन उनका यह फैसला कि उन्होंने सेकंड डिबेट नहीं करनी कमला हैरिस से, जो कि इसका अनडिसाइडेड वोटर पर क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि एक नुक्ता नज़र यह भी है कि शायद इनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने उनको पॉलिटिकली डैमेज किया, शायद सेकंड डिबेट ना करना जो है से इनकार, उसकी बड़ी वजह यह है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुबाहिसे से कतराने का सबब यही है कि पिछली जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप अब उन्होंने सारी अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी वो इस बुनियाद पे की थी कि जो बाइडन बहुत बूढ़े हो गए। अब कामला हैरिस के मुकाबले में वो बूढ़े लगते हैं, तो वो सामने एक ही स्टेज पर आकर इस बात का मुजाहरा नहीं करना चाहते। और दूसरी बात यह है कि राय-ए-आमा के सर्वेज जो हैं वो माजी में बाज़ औक़ात गलत भी साबित हुए हैं, इसलिए ये इंतखाब ऐसा है कि जिसमें पेशगोई से बेहतर यही है कि नतीजे का इंतज़ार किया जाए। आपको पता है कि 7 रियासतें हैं जिनमें फैसला होना है, बाकी 43 रियासतों का हर एक को पता है कि उनमें से कौन सी रियासत रिपब्लिकन है, कौन सी रियासत डेमोक्रेट है। इन 7 रियासतों में करीब करीब इंतखाब होगा। जो पार्टी अपने वोटरों को वो पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब हुई
और उसके हानिजादा वोट देने आ गए उस दिन, वो कामयाब हो जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज का नतीजा जरूरी नहीं है कि पूरे अमेरिका की जो राय आम्मा है उसके मुताबिक ही। अच्छा, अकानी साहब, इन दोनों में से जीतकर अमेरिकी यूएस प्रेसिडेंट बने तो टुवर्ड्स चाइना जो अमेरिकन पॉलिसी है उस पर क्या इम्पैक्ट आए, अगर ट्रंप आ गए या अदरवाइज? देखें, कामला हैरिस जो हैं वो बहरहाल जरा मुहताज जबान में गुफ्तगू करने की आदी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जबान जरा सी गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इससे कतई नज़र जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है वो हमेशा एक बाई पार्टीजन कंसेंसस की मोहताज रही है, और पिछले चंद बरसों में वो कंसेंसस नहीं रहा। चाइना वो एक मौजू है जिस पर वो कंसेंसस बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस का मौक़िफ़ यूक्रेन पर अलग है, मशरिक़ वुस्ता पे मुख्तलिफ है, लेकिन चाइना के बारे में दोनों ये समझते हैं कि चाइना की पॉलिसियां अगर तब्दील ना हुई और चाइना ने अगर अपने आप को जनूब मशरक़ी एशिया में एक ज़्यादा बड़ी ताकत के तौर पर मनवाने की कोशिश जारी रखी, ताइवान को खतरे में डाला, तो फिर इससे अमेरिका के मफाद को नुकसान पहुंच सकता है। तो चाइना के हवाले से दोनों की पॉलिसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हुसैन हक्कानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर बात हो रही है। क्वाड इजलास हुआ, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ जो जुमला मंसूब हुआ कि जी चाइना हमारा इम्तिहान ले रहा है, तो इससे भी जो आपकी दलील है कि चाइना पर यकसा पॉलिसी होगी दोनों पार्टियों में से जो भी जिनका भी प्रेसिडेंट आया, ये जो स्टेटमेंट है व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? और खुसूसन चाइना के जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के साथ ताल्लुकात हैं, क्या उस पर कोई मजीद असरात पड़ सकते हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये असरात आने की बात नहीं है, बल्कि ये जो हो रहा है उसके नतीजे में कहा गया है। देखें, चीन ने भारत की सरहद के ऊपर भारत के साथ महाजराई की है। उन्होंने समुद्री हुदूद को बाज़ औक़ात जापान की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी अबूर किया है, और वो एक ज़रासिफ तरीके, जारहाना तरीके के साथ जनूबी मशरक़ी एशिया में आगे बढ़ रहे हैं, ये समझते हुए कि उस खित्ते के बेशतर ममालिक अब अमेरिका और चीन के दरमियान किसी को मुंतखब नहीं करना चाहते, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अमेरिका की अब वहाँ उस तरीके की प्रेजेंस नहीं रही उस खित्ते में जैसी पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी, जब वहाँ उसकी बहुत सारी बेसिस थी। तो जो बाइडन कह रहे हैं कि हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, उसका मतलब यह है कि चीन हमें टेस्ट कर रहा है, अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, और अगर हमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की तो फिर चीन उस खित्ते के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हक्कानी साहब, जो लबनान पर जिस तर्ज का हमला हुआ, यानी आपकी और मेरी जेब में जो फोन पड़ा है अभी वो सेफ नहीं है एनीमोर, और क्या इसकी कोई फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं? मिसाल के तौर पर अब जहाज में मोबाइल लेके जा रहे हैं, वो मोबाइल तो सेफ नहीं है ना? सिंपल सी बात है, देखें, जब कोई वाकया होता है तो फिर उस वाकये के तनाजुर को देखना चाहिए। दुनिया में अरबों सेल फोन हैं, दुनिया में कई मिलियन पेजर हैं, वो सब हथियार नहीं हैं, उनको हथियार बनाया जा सकता है। इस केस में इतना हुआ कि जो हिजबुल्लाह वाले थे उन्होंने एक ही जरिए से ये बहुत सारे पेजर और वायरलेस खरीदे, और जिनसे खरीदे वो को मुश्तबा लोग थे जिन्होंने उनको वो चीज़ दी जिसको इसराइल वाले हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए। तो इतनी सी बात है, आइंदा भी जो भी लोग हैं वो एहतियात करें कि किससे खरीद रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो ऐसे फरीक हैं कि जो यानी ब्लैक में चीज़ें बेचते हैं, उनकी चीज का गड़बड़ होना ज्यादा मुमकिन है बनिस्बत उसके कि जो चीज मैन्युफैक्चरर की जानिब से गारंटी के साथ आई हो। आईफोन बनाने वालों को या सैमसंग फोन बनाने वालों को अपने फोन को हथियार बनाने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने 10,000 फोन खरीदे हों, फिर उनको हथियार में तब्दील किया हो, और फिर उसके बाद उन्होंने एक ही फरीक को बेच दिया हो इस ख्याल से कि हम इनको उनके खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो यकीनन एक खतरे की बात है। और यहाँ एग्जैक्टली अच्छा, मैं एक हक्कानी साहब आपका इंटरव्यू देख रहा था, इसराइली मीडिया में जो इमरान खान की हिमायत में बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो ओपैड्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ये आपके ख्याल में बानी पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होंगी, फ़ायदेमंद साबित होंगी? और इससे साबित हमें क्या हो रहा है कि क्या बाकायदा लॉबिंग हो रही है उनके लिए? देखें, लॉबी तो काफ़ी अरसे से की जाने की कोशिश की जा रही है।
जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझे हुकूमत से एक साजिश के तहत निकाला गया, तो उसके नतीजे में उन्होंने एक नफ्सियात पैदा कर दी। वो नफ्सियात ये थी कि उनके बहुत सारे करीबी दोस्त और हामी ये समझने लगे कि पाकिस्तान की सियासत का फैसला बाहर होना है, पाकिस्तान के अंदर नहीं होना। हालांकि जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मंजूर हुई, उसकी अक्सरियत ने उसको एक तरह से वोट दिया। तो अगर वो अपने ही लोगों को इस नफ्सियात में ना मुब्तला करते तो उनके हामी वो सब कुछ ना कर रहे होते जो कर रहे हैं। अमेरिका में लॉबी कर रहे हैं, कांग्रेस का करारदाद मंजूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बरतानवी पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर कराने की कोशिश हो रही है। और उसी में मेरा ख्याल है कि किसी ने ये सोचा कि क्योंकि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसका असर होता है अमेरिका की सियासत पर, मगरबी ममालिक की सियासत पर, तो वहाँ के मीडिया में भी ये छपा दिया जाए कि इमरान खान तो इसराइल के लिए बिलाखिर अच्छा साबित होगा। लेकिन इसका जो डोमेस्टिक नुकसान है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में वो ज्यादा है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब ने खुद कराया होगा, क्योंकि अमूमन उनको काफी अच्छी सियासत समझ में आती है जिस तरह से वो खेलते रहे। लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर आंख मारी और कहा हाँ कर दो, तो ये उनके लिए बिलाखिर नुकसान का बायस होगा, उनके बाद ये गले पड़ेगी। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।